गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपकी ग्रामीण प्रवेश की योजनाओं की तीसरी क्लास है और आपकी जो है आपने जो है हमारी पुरानी दो वीडियोस को पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे काफी लाइक्स भी बढ़े हैं, सब्सक्राइबर भी आए हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे आप हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए ताकि हम आपकी और सपोर्ट कर सकें और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं ताकि आपका सिलेक्शन यूपी लेखपाल में जल्द से जल्द हो जाए, है ना। एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आए, 90 क्रॉस करें और यही शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ कि आप जो है देखिए मेहनत तो करना आपका भी काम है और पढ़ाना हमें भी है। आप बहुत सारे सब लोग पढ़ा भी रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका क्या काम है ना, फोकस करें और पढ़ते रहें इसी तरह से। तो जो है सिलेक्शन में क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स इससे आने हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन रहने हैं। आज मैं योजना पढ़ाने जा रहा हूँ, ये इस योजना से भी एक क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो मे बी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको डेली 5:30 बजे शाम के डेली 5:30 बजे जो है आपको न्यू वीडियोस पर डे अपलोड होती रहेगी। थोड़ा माइक का कल प्रॉब्लम हो गया था, तो माइक आज मैंने लगा लिया है जल्दी से जी, आज भी भूले जा रहा था। ठीक, चलिए समय बर्बाद ना करते आगे पढ़ने क्लास पे चलते हैं। आज आपका है टॉपिक 3 है, 3rd क्लास है योजनाओं की। आज की जो योजना है वो है, कल ही मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में कि जो मैं योजना पढ़ाने जा रहा हूँ वो योजना है आज बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। साहिब भी लिखते हैं, साहब भी लिखते हैं, तो बाबा साहिब कह दीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। BSARPY। देखिए इसका जो नेम है ना वो भी पूछा जा सकता है, पिछली बार आया है पेपरों में, तो नाम भी याद रखिएगा। देखिए शॉर्ट फॉर्म में नाम आ सकता है, पूछ लेगा, तो आपको क्लियर याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नाम से पता है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो आप समझ गए होंगे इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, रोजगार देना, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा योजना का, रोजगार देना, ठीक है ना। जैसे कि कल की योजना जो थी उसमें क्या था, या उससे पिछले वाली योजना जो थी बाल विकास योजना थी, तो वो बाल विकास आपको पता चल रहा था, ठीक है ना। कल कौशल योजना थी कल वाली, तो कौशल योजना से पता चल रहा था, तो मंत्रालय कैसे कौशल, उसमें कौशल सिखाया जा रहा था। आज जो रोजगार की योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार योजना, तो ये क्या दिखाएगा भाई, इसमें क्या वेटेज रहेगा, इसका जो काम रहेगा वो रोजगार देना या रोजगार को प्रोत्साहन करना जी। तो इसका उद्देश्य जो है मैंने शॉर्ट में लिख दिया है अलग से, अगर पूछ ले कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का जो है उद्देश्य क्या है, तो आप सीधे से बता दीजिएगा। वैसे उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। स्वरोजगार समझते हैं ना, एक खुद का रोजगार बनाना। एक तो होती किसी की यहाँ नौकरी करना, तो वो अलग चीज है, वो आपको सिखाया था पिछले वाले में, कौशल वाले में। इसमें क्या है कि आपको ये कह रहा है कि खुद का रोजगार, स्व मतलब खुद अपना रोजगार बनाना, कोई भी काम धंधा ऐसा हो जो आप कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये योजना थी। इस योजना का जो अनाउंसमेंट हुआ था, इस योजना का जो जारी करना कह सकते हैं, जो कब से योजना स्टार्ट हुई थी, तो वो है आपका 11 नवंबर 2019 से स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी, 11 नवंबर 2019 से। 11 नवंबर 2019 से आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ याद आ रहा होगा, तो जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसका डेट ऑफ बर्थ है ना। किसी हमारे कोई नेताजी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, मुझे कमेंट में चाहिए कि किसका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर, ठीक है ना। उन्हीं के डेट पर ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। इसको कौन बनाता है भाई, 11 नवंबर 2019 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका अनाउंसमेंट हुआ था कब, 11 नवंबर 2019 को। तो डेट भी पूछी जा सकती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना जो है कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, 11 नवंबर 2019। अच्छा, ये योजना आज की नहीं है, ये योजना काफी पुरानी है। जैसे जैसे सरकार बदलती गई, लोगों ने उसका नाम बदलते गए, ठीक है ना। तो इस योजना का जो पहला नाम है, पुराना नाम था, इससे पहले जो नाम था गवर्नमेंट में, यूपी की जो पहली गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट थी, तो उसमें इसका नाम था अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, AVRY। अम्बेडकर, A फॉर अम्बेडकर, B फॉर विशेष, रोजगार R और Y फॉर योजना। ये 2004 में इसका नाम था, ठीक है। कब था भाई, 2004 में। ये योजना लगातार चली आ रही थी। इससे पहले जो था, इससे पहले जो इसका पुराना नाम था, इससे पहले भी इस योजना का नाम बदला था। तो इस योजना का जो नाम था दीन दयाल विकास योजना। क्या था भाई, दीन दयाल विकास योजना।
इस योजना से आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के 2015 का, तो इस योजना से एक प्रश्न मिलेगा आपको। इस योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार योजना कर दिया है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अगर जितना ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, तो आपको यही की यही याद हो जाएगा। केवल क्या करें, मैं बता रहा हूं, मेरी बात आवाज को सुनते रहें और नोट करते जाएं, हाथ साथ के साथ नोट करते जाएं। देखिएगा आपको गारंटी 110% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट यही की यही याद हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिवाइज करना वो एक आध हफ्ते बाद रिवाइज कर सकते हैं, अगर ये भूल जाए तब, ठीक है। तो 11 नवंबर को ये स्वीकृत हुई थी 2019 में। इसका पुराना नाम था अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। इसका नाम ये था विशेष, अब क्या कर दिया भाई 2019 में, इसका नाम बदल कर दिया है, नाम में थोड़ा चेंज किया है कि बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया है। पहले इसका नाम क्या था, दीनदयाल विकास योजना। जब ये स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी भाई, 25 सितंबर 1991 में। कब स्टार्ट हुई थी ये, 25 सितंबर 1991 में। उस समय जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री थे, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह जी थे, ठीक है ना। और अभी जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो कौन है, मुख्यमंत्री कौन है भाई, योगी जी। तो इस योजना का जो नाम है वो क्या है इस समय, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो पोर्शन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्या था इसमें मेन वेरिएंट क्या है, पहला वेरिएंट ये है कि योजना का शॉर्ट फॉर्म। इसका मेन मकसद क्या था, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। ये कब अनाउंस हुई थी, तो 11 नवंबर 2019 को अनाउंस हुई थी। अच्छा पुराना नाम क्या है भाई, पुराना नाम पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये है कि पुराना नाम पता होना चाहिए। क्या था भाई, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। और उससे पहले जो था दीनदयाल विकास योजना, ठीक है ना। तो नाम बदल दिए गए सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, योजना वही है, कुछ चेंजेस आए हैं योजना में। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और उसमें पीडीएफ लिंक तो मिल जाएगी। देखिए सभी लोगों के लिए क्या है कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो हमारे कोणार्क परिवार, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हमारा ये है, इसी नाम से टेलीग्राम ऐप है, और जिसका जो लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में भी है, सर्च कमेंट्स में भी डाल दीजिएगा उसको, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दोनों में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप सीधे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन भी पढ़िए, और पीडीएफ आपके लिए लिखने के लिए और रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा, टाइम वेस्टिंग नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक। अगला जो आपका इसमें क्या था, अब ये योजना आ गई, इस योजना को हैंडल कौन करेगा, इस योजना को जो हैंडल करेंगे उसका मंत्रालय कौन सा है, उसको मंत्रालय कौन सा है भाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा है भाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश जो है इसको अब हैंडल करेगा, ठीक है ना। अच्छा इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, तो वो जो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो एमएलसी हैं, उनके पास है ये, ठीक है ना। अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि भाई इस योजना को कौन चला रहा है, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, तो आप जल्दी से फटाफट से लिख देंगे, वहां पे टिक कर देंगे, आपको तो टिक करना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो इस समय एमएलसी हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास कठिनाई दूर करना, देखिए अगर कोई भी इस विकास योजना या ग्राम में कोई दिक्कत आती है, गांव से कोई भी दिक्कत आती है, तो उस योजना को बनाने का कार्यभार कौन संभालता है, सीएम साहब संभालते हैं। ये काम किसका है, सीएम साहब का। जो भी योजनाएं बनती हैं वो सीएम साहब के अंडर रह के बनती है ना, वो ही कहते हैं कि भैया योजना गई, उन्होंने पास कर दी, ये योजना जरूरी है, उनको देखता है, दौरा करते हैं, पता चलता है भाई। तो ग्रामीण विकास की कठिनाइयों को दूर करने का काम किसका है, सीएम साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी का है, ठीक है। अब इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए भाई अगर ये योजना बनानी है तो अध्यक्ष जी ने क्या किया, एक क्या बनाया, टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स या कार्यदल जिसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कार्यदल कहेंगे। कार्यदल का अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन होता है, अब ये तो अध्यक्ष किसके, मंत्रालय किसे ऑर्डर देगा, किसी को काम तो करना पड़ेगा ना, टीम बनेगी, तो टीम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ग्राम विकास आयुक्त, वीडीसी, ग्राम विकास आयुक्त, ठीक है ना। पहले कौन होता था इसमें, कार्यदल का अध्यक्ष। अभी जो मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके अध्यक्ष जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है ये, ठीक है। अब क्या बात हुई कि इस मंत्रालय में क्या होगा भाई, टास्क फोर्स बनेगी, काम करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए ना, तो भाई मंत्री जी थोड़ी ना जाके काम कर रहे हैं उसमें, वो किसे काम देंगे, ऑफिसर्स को काम देंगे, ठीक है ना, ऑफिसर्स को काम देंगे। तो ये काम जो किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा भाई ग्राम विकास आयुक्त को, उनकी टीम को दिया जाएगा कि आप ये ऐसे करिए, है ना, जितने भी इस योजना का संचालन कीजिए।
पहले ये संचालन कौन करता था? कृषि उत्पादन आयुक्त करते थे, लेकिन अब किसके पास है ये योजना? अब जो है इस योजना का जो कार्यभार कौन संभालता है? अध्यक्ष जो मंत्रालय इनके पास है, और ये जो टास्क टीम के अध्यक्ष जो है वो ग्राम विकास आयुक्त है। ठीक है ना, पहले कौन थे? कृषि उत्पादन आयुक्त थे। क्लियर हो गई आपको बात? ये इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये वाली चीज पूछी जा सकती है। ये चीज जो है कि बताइए टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है इस समय? तो ग्राम विकास आयुक्त जो है इसका कार्यभार संभालता है। ठीक है, योजना कौन चला रहा है भाई? योजना जो है नोडल मंत्रालय जो इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके अध्यक्ष जो है केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ठीक, एक एक पॉइंट है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। देखिए ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी और आपको ये योजना पूरी भर भर के मिलेगी, है ना। कोई भी क्वेश्चन और मैं बताऊंगा अभी पिछली बार क्वेश्चन कहां से आया था इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना को लाने का मैंने आपको आगे थोड़ा सा लिख के दे दिया था, स्वरोजगार के लिए ना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार के लिए। तो देखिए यहां पर भी है, इसका उद्देश्य जो है नव युवकों को उद्यमिता, उद्यमिता मतलब स्वरोजगार या इंटरप्रेन्योरशिप या की तरफ उन्नत करना। ठीक है ना, सीधे सीधे आप ये याद रखिए, उद्यमिता या फिर स्वरोजगार, स्वरोजगार की तरफ उन्मुख करना। ठीक है ना, कि अपना रोजगार कैसे स्थापित किया जाए। ठीक है ना, जो लोग गांव में हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग बेरोजगार भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कि काम पढ़े लिख लिए हैं या नहीं पढ़े भी हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे किसान है, कुछ टाइम काम कर लिया फिर खाली बैठे हैं 3-4 महीने के लिए, तो उन सबको क्या करना? रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है ना, वो खुद का रोजगार बना सके। इसीलिए जो है इस योजना का आरंभ किया गया था, गांव में ही सतत रोजगार उपलब्ध कराना। देखिए दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ना, गांव में क्या होते हैं, काफी लोग जो होते हैं सीजन, कृषि का सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद खाली हो जाते हैं, तो उन्हें खुद का कोई रोजगार खोलने की, खुद का कोई भी रोजगार खोलने की सलाह देना या फिर उन्हें कोई काम ऐसा सिखाना इस योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या है तीसरा योजना का जो उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य सारे याद होने चाहिए, क्योंकि वो कोई भी 5-4 उद्देश्य दे देगा और एक उद्देश्य गायब कर देगा, क्योंकि पेपर अब जो है इन बिटवीन से पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कहां से पिछली बार क्वेश्चन आया था इसमें से। ठीक है, ग्राम में ही सतत रोजगार उपलब्ध कराना। तीसरी जो इसकी योजना है वो है क्या है? गांव से शहरों की ओर पलायन को रोकना। देखिए काम के चक्कर में क्या होते हैं, जब खाली हो गए गांव के लोग तो क्या करते हैं, वो गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए, कि आलू की खुदाई हो रही है चलो शहर में, है ना। कई लोग बताइए यूपी छोड़कर हरियाणा जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी दुकान पर काम कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में चला जाता है, दिल्ली चले जाते हैं काम करने, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, गांव के पलायन को रोकना। गांव से जो लोग शहर जा रहे हैं, कि शहर में जो है लिमिटेशंस है, हर चीज की लिमिट होती है, तो ज्यादा लोग जाने लगेंगे तो वहां पर भीड़ भड़का ज्यादा हो जाएगा, गांव खाली हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जब हम चले जाते हैं ना कहीं, तो वहां से ना आने का मन करता है, वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं अपना घर बसा लेते हैं। तो भाई क्या होता है कि घर जो है गांव भी खाली हो जाते हैं इस तरह से, भाई कृषि कौन संभालेगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि गांव से लोगों का पलायन रोकने के लिए स्वरोजगार को उपलब्ध कराना, है ना। स्वरोजगार कैसे आप बना सकते हैं या फिर कैसे गवर्नमेंट उपलब्ध करा सकती है, दोनों चीजों पे ये योजना में कार्य किया गया था। अच्छा, ग्रामीण, अगला क्या है? ग्रामीण आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इस योजना का जो अच्छा जो देखिए 3 मुझे बहुत अच्छे लगे, एक ये देखिए 3 तो रिलेट कर रहे हैं आपस में, 3 को तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वरोजगार से क्या होता है? स्वरोजगार भाई स्वरोजगार को की तरफ उन्मुख करेंगे, बेरोजगारों को, गांव के युवक को, नवयुवकों को। अच्छा अब क्या रहेगा, जब रोजगार रहेगा तो गांव में लोग आराम से अपनी आमदनी कर सकते हैं, डेली की बेसिस पे 100-50-200 रुपए जो महीने पर डे कमा सकते हैं। और तीसरा क्या है, जब वहां कमाएंगे तो भाई ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। एक ही रिलेट कर रहे हैं, तीनों एक ही से रिलेट कर रहे हैं। क्या होगी भाई? आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक है ना, जो लोग वहां से चले जाते हैं, वैसे ही गांव में बहुत अच्छा गांव होगा तो 700-800 लोग होते हैं, उसमें काम करने चले गए भाई, काम करने वाले लोग चले गए, तो भाई आधा गांव खाली। अब कमाने वाले लोग ही नहीं गांव में, तो गांव की क्या होगी? अर्थव्यवस्था क्या होगी? गड़बड़ाएगी भाई, पक्का गड़बड़ाएगी। वो हाँ भले पैसा वहां कमा रहे हैं, लेकिन गांव में काम धंधा नहीं रहेगा, जिससे कि क्या है, जो 400 लोग खाली रह गए उनके लिए क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो वो भी क्या करेंगे? वो भी पलायन करेंगे गांव से। तो भाई जब अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो क्या होगा? पलायन होगा। तो पलायन को रोकने के लिए ये पॉइंट जो है इससे पहले होना चाहिए था कायदे में। तो क्या है कि जब अर्थव्यवस्था सही बनी रहेगी तो लोग पलायन भी नहीं करेंगे। भाई खाने पीने का पैसा रहेगा लोगों के पास, तो वो गाँव शहर की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे मजा क्या है? पियो छाछ और रहो ठाक, जो होता है ना, एक कहावत है,
छाछ पियेंगे और ठाट में रहेंगे, है ना। गांव में कहावत चलती है, अब मुझे कहनी नहीं आती, थोड़ी कहावत में गड़बड़ी है। उन लोगों को क्या रहता है, मजे से गाय का दूध भैंस का दूध पिया और बस पेड़ के नीचे चारपाई डाली, ठीक है ना। काम धंधा चलता रहेगा तो आदमी क्यों जाए अपना घर छोड़कर। इसीलिए इस योजना को बनाया गया। लक्ष्य क्या है इस योजना का, इस योजना का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। चलिए, इसका जो लक्ष्य है योजना का वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या देना। तो भाई क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्या करना, स्वरोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराना या स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना है। उपलब्ध कराना क्या, प्रोत्साहन ही देना है, प्रोत्साहन देना, उपलब्ध कराना, प्रोत्साहन देना, क्योंकि वो क्या है, दोनों चीज करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन भी देंगे, तो दोनों चीजें एक ही में आ जाती हैं। अब क्या है भाई, दूसरा जो टॉपिक है इसका क्या है कि बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार। तो ये टाइप क्या है, बेरोजगार कौन होते हैं, जो पूरी तरह से क्या होते हैं, वर्कलेस होते हैं, जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता, तो क्या होते हैं, वो पूर्ण रोजगार होते, बेरोजगार होते हैं। और अर्ध बेरोजगार का मतलब है जैसे कि आपके किसान हैं कि 6 महीने काम कर लिया, अब 2-3 महीने तक फ्री रहेंगे, है ना। एक फसल कटने के बाद किसान 2-3 महीने तक फ्री रहता है, तो वही क्या करे, तो वो क्या कहलाता है, अर्ध बेरोजगार। तो इस योजना का काम क्या है भाई, बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए भी स्वरोजगार की व्यवस्था करना है ना, स्वरोजगार, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, उनके लिए भी क्या करना, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना। उनको ट्रेन किया जाए भाई, वो अपना कोई काम धंधा है जो उन्हें पसंद हो वो करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है ना भाई। अब आगे आपके तीसरा पॉइंट क्या है, इसका लक्ष्य जो है DAY या NRLM। DAY का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना और NRLM का मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जो भी व्यक्ति इनसे प्रशिक्षित है, जो भी इनसे प्रशिक्षण लेगा या प्रशिक्षित है, उसको जो है इस योजना में वरीयता मिलेगी। इसका जो लक्ष्य क्या है कि DAY से और NRLM से, दीनदयाल अंत्योदय योजना से या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में से जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनको वरीयता मिलेगी। और वरीयता किस लिए मिलेगी, स्वरोजगार के लिए, ठीक है ना। किसके लिए भाई, स्वरोजगार के लिए। स्वरोजगार प्रोत्साहन जो है, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना या फिर उसको उसके लिए ट्रेंड करना, दोनों चीजें हैं। तो ट्रेंड तो वो यहां से हो जाएगा, कुछ लोग यहां से ट्रेंड होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो उनको क्या करेंगे, वो अपना कोई प्लानिंग लेके आएंगे, तो उनको भी क्या करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है। लेकिन इन्हें वरीयता मिलेगी इस स्कीम से जो पढ़ के आए हैं, इन सिस्टम से जो जिन्होंने कुछ सीखा है DAY से और NRLM से, उनको पहले जो है उसमें वरीयता दी जाएगी। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अभी तो हमने पढ़ लिया था, उद्देश्य पढ़ लिया, लक्ष्य पढ़ लिया, और अब आरक्षित और लाभार्थी, भाई किसे किसे लाभ मिलेगा, किसे किसे नहीं लाभ मिलेगा, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, लाभार्थी आरक्षण, देखिए जैसे कि जॉब लेने जाते हैं ना, फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो वहां पे भी आरक्षण मिलता है, वैसे इसमें भी आरक्षण है। बेनिफिशियरी रिजर्वेशन जो है SC ST कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 23% जो है वो छूट है इसमें। किस तरह की, उनके लिए मिनिमम 23% जो है उन्हीं के लिए रिजर्व है वो चीजें, है ना। उन्हीं लोगों के लिए क्या है, उतना रिजर्व है, इतना कोटा उनके लिए है रिजर्व, मिनिमम कितना 23% उनके लिए रिजर्व है, बिल्कुल उसमें कोई भी जो है दूसरा लोग व्यक्ति नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और दिव्यांग जो होते हैं PWD जो होते हैं दिव्यांग, ठीक है ना, डिसेबिलिटी जिनमें होती है, फिजिकली डिसेबल होते हैं, जो जिनमें जैसे कि किसी को आंखों से ब्लाइंड है या पैर कैसा भी है या सुनने में बहरा वहरा होता है ना, तो ये दिव्यांग लोग कहलाते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए क्या है भाई, 5% रिजर्व है, बिल्कुल 5% इनके लिए सीटें तो नहीं कहेंगे, 5% ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा जो कि क्या हो, दिव्यांग हो, ठीक है। और 23% ऐसे लोग हैं जो SC ST की कैटेगरी में आते हैं, उनको 23% लोगों के लिए वो है, व्यवस्था है वहां पर, ठीक है ना। किस चीज की, योजना में लाभ की, ठीक। अगर इसे आवेदक नहीं मिलते हैं, जैसे कि अगर SC ST है या दिव्यांग है, इन कैटेगरीज में लोग पूरे नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, टास्क फोर्स जो होगी न्यूनतम छूट दे सकती है ना। न्यूनतम छूट, जैसे कि बात कहें कि अब इस कैटेगरी के लोग ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, दूसरी कैटेगरी के लोगों को भी दी जाएगा, क्योंकि वो लाइन में तो लगे हुए हैं ना।
अब योजना तो सभी के लिए बराबर है, अगर ये 23% मिल जाते हैं पूरे, उससे ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, 23% नहीं मिलते हैं, उससे कम रहते हैं, तो फिर क्या करा जाएगा, जगह तो भाई लाभ के लिए लोग वैकेंट है ना, वो प्लेस तो वो वैकेंट है, तो किसको मिलेगा भाई, उससे लोअर वालों को, जो और कैटेगरीज के लोग हैं उनको भी उसमें आने देंगे वो। ये नहीं कि भैया हो गया पूरा तो निकाल दिया, खाली छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब क्या है, पात्रता क्या है इसकी, पात्रता, इसमें कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है, किस किस को इसका योजना का लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष, कितना भाई, मिनिमम 18 और हाईएस्ट 65 वर्ष तक का व्यक्ति जो है आवेदन कर सकता है इस योजना में, ठीक है। पारिवारिक जो है वार्षिक आय, परिवार की जो वार्षिक आय है अधिकतम 2 लाख, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, इससे ज्यादा ना हो। मतलब समझ गए आपकी साल भर में कितना पैसा कमाता हो परिवार, परिवार का मुखिया जो है वो कितना पैसा कमाता हो, 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज्यादा 1 रुपए भी हुआ तो ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आगे चीज जो पॉइंट है वो क्या है, मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थी पात्र नहीं होंगे। इस योजना में कौन नहीं मिलेगा भाई, जो जिसे क्या मिल चुका हो, मुद्रा योजना के तहत लाभ मिल चुका हो, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो लोन से पैसा ले चुका हो इन लोगों से, और इन योजनाओं से पैसा ले चुका है सरकार से, उसे इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, किस किस को नहीं मिलेगा भाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वालों को और मुद्रा योजना वालों को, इन लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला। पारिवारिक आय बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 2 लाख, नहीं सॉरी अधिकतम 2 लाख, अधिकतम 2 लाख होनी चाहिए। और आवेदक की आयु कितनी है भाई, 18 से 65 वर्ष है, ये याद रखने वाले पॉइंट है। और जो याद रखने वाले पॉइंट क्या है, SC/ST के लिए कितनी रिजर्व है, इसमें कोटा कितना रिजर्व है भाई, 23% जो लाभार्थी हैं वो SC/ST के होंगे, और 5% कौन होंगे, PWD दिव्यांग जो होते हैं वो होंगे। इनके अलावा अगर खाली रह जाता है, रिजर्व जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं, तो अदर्स को चांस मिल सकता है, तो टास्क फोर्स जो है वो अदर को चांस दे सकती है। पात्रता और लाभार्थी आरक्षण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, आप सभी से एक ही निवेदन है कि जो हमारा चैनल है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस पर जितनी भी वीडियोस आती हैं तो प्लीज सबको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो बेल आइकन दिखता है ना उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा रहेगा तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप अपनी क्लास पूर्ण कर सके समय से। जी, हमें पता है कि हम थोड़ा सा स्लो हैं, लेकिन आपका सिलेबस समय पर समाप्त कराएंगे हम, ठीक है ना। अभी हमारे पास इस वीक में हम कोशिश करेंगे पर डे, आज तो योजना एक बड़ी लंबी योजना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में दो से ज्यादा योजना है, 3-4 तक योजना लेके जाएंगे, जिससे कि आपका क्या है, आधे घंटे में ना ज्यादा समय खींचेंगे और ना ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाले हैं। जो भी हमने टाइम बर्बाद किया है स्टार्टिंग के कुछ दिनों वीडियो न डालकर, तो वो जो है आपका टाइम बिल्कुल मेंटेन कर देंगे हम, ठीक। अब क्या है, परियोजना की शर्तें, इस योजना की शर्तें क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी बता दिया कि एज चाहिए भैया 18 से 65 वर्ष तक के वाले को मिलेगा, ठीक है। परिवार की आय 2 लाख से ज्यादा नहीं हो, ऐसे लोगों को मिल जाएगा। और ये 2 योजना जो बताई थी उनमें वो पहले से लाभ ना ले चुके हों, ठीक। अब बात आती है कि भैया अगर आप व्यवसाय क्षेत्र के लिए लेते हैं, प्रोफेशनली काम करने के लिए लेते हैं, तो अधिकतम आपको कितना लाभ मिलेगा इस योजना से, 2 लाख रुपए, अधिकतम कितना मिलेगा आपको रुपए, 2 लाख रुपए। और अगर कोई सेवा योजना में कोई सेवा या उद्योग खोलना चाहते हैं तो आपके लिए इस योजना से 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, कितना, अधिकतम 5 लाख रुपए। जैसे कि आपने कोई काम करना है, जिसकी कपड़े की दुकान खोलनी है, किसी को गाय के लिए क्या करना है अपना, जैसे कि होता है ना, गाय पालते हैं, जहां पर गाय बहुत सारी गाय पालते हैं तो पशुधन चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या है, जैसे कोई व्यवसाय क्षेत्र खोलना है आपको, तो उसके लिए जो पैसा नीड होती है, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अगर उन्हें लगता है कि आपने व्यवसाय क्षेत्र में पैसा लगाना है तो आपको अधिकतम कितना मिलेगा इस योजना से, 2 लाख रुपए। और अगर आपको कोई सेवा है या कोई उद्योग खोलना है तो आपको मिलेगा भाई अधिकतम 5 लाख रुपए। ये याद करने वाली मोटी चीज है, इसे याद रखना, कितना किसको मिलने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्र वालों को मिलेगा भाई 2 लाख रुपए अधिकतम, और सेवा उद्योग वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए अधिकतम, ठीक है ना। अब स्थिति ये आती है कि कभी कभी क्या है कि आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए तो लोन जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे बताते हैं, पहले ये पढ़िए जरा। यदि लोन 2.5 लाख से अधिक का है पर सरकार मार्जिन मनी जमा कराती है, मार्जिन मनी समझते हैं ना,
जैसे कि आपका लोन क्या है 2 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय क्षेत्र में तो 2 लाख का ही मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यह क्या हुआ कि अब आपने लोन लिया ये वाला सेवा उद्योग वाला, तो ये इसमें क्या है 2 लाख से ऊपर लोन है। तो ऐसे लोन में क्या होगा कि अगर ये लोन 2.5 लाख से ऊपर होता है, आपने 2,40,000 ले लिया, 45,000 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2.5 लाख से ऊपर हुआ, 2,50,000 से ऊपर हुआ, तो आपको एक मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है। एडवांस जो पैसा होता है, एडवांस पहले से थोड़ा सा मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है, वो आपसे सरकार कराती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पैसा लिया और काम धंधा ठप कर दिया, है ना, बंद कर दिया, आप चला ही नहीं रहे उसे, तो सरकार को क्या है भाई, पैसा ज्यादा पहुंच गया आप पे, 2.5 लाख से जब ऊपर पैसा पहुंच जाता है और आपने वो पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो भाई सरकार को तो वापस चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सरकार ने सिस्टम बना रखा है कि मार्जिन मनी क्या होगा, मार्जिन मनी किससे कितना लेंगे, SC/ST वालों से, SC/ST वालों से जो मार्जिन मनी है वो कितना लिया जाएगा, परियोजना की लागत का कितना 5%। जैसे कि आपने 5 लाख रुपए लिया, पूरा 5 लाख लिया, तो SC/ST वालों से पहले ही जमा करा लेंगे कितना, 5 लाख का 5%, ठीक है ना। और सामान्य के जो लोग होते हैं, सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनसे परियोजना लागत का कितना 7.5%। ये वाली जो चीजें हैं बहुत जरूरी हैं, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अधिकतम पैसा किसे मिलेगा और अधिकतम क्या भाई मार्जिन मनी कितना जमा कराना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पिछली बार पेपर में भी अभी बताऊंगा कहां से पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये जो है SC/ST के लिए परियोजना का जो लागत है, लागत का कितना लेना है, मार्जिन मनी, मार्जिन मनी जो लेंगे वो कितना लेंगे भाई, मार्जिन जो मनी है वो कितना जाएगा परियोजना लागत का, परियोजना लागत का मार्जिन मनी जो है वो SC/ST वालों के लिए 5% है और सामान्य वालों के लिए कितना है भाई 7.5%, अगर आप लोन का पैसा 2.5 लाख से ऊपर लेते हैं तो, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, ये चीजों से क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए हैं। मैं ऐसे अपने बेसिस पे नहीं कह रहा कि मैं आज पढ़ाने चला आया तो मैंने आपको बता दिया, पुराने पेपर्स के बेसिस पे कह रहा हूं। जैसे पेपर, कई सारे पेपर हो चुके हैं, कई सारे होते हैं, और कोई भी पार्ट का उठा लो, क्योंकि ये तो योजनाएं जो है करंट अफेयर्स का भी एक हिस्सा रहती हैं, आपके हर एग्जाम में एक न एक आती रहती है, तो सबसे पता चलता है कि क्या क्या आने वाला है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको मेन इंपोर्टेंट बता दिया कि परियोजना का कितना कितना चाहिए भैया और कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, किस किस को मिलेगा इस योजना का लाभ। अगली जो स्लाइड है, सरकार का अनुदान में छूट। अब जैसे कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कोई स्थिति ऐसी आ रही है, तो सरकार आपको छूट भी दे रही है ना, छूट दे रही है। कितने की छूट दे रही है वो देखते हैं। देखिए SC/ST के लिए परियोजना लागत का 35% है ना। अगर जैसे आपने कोई पैसा लिया, 1 लाख रुपए लिया या 1 लाख रुपए लिया, तो आपको उसका 35% छूट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 35%। या फिर अधिकतम कितना है, अधिकतम है 70,000, अधिकतम कितना 70,000 छूट मिल जाएगा। बोले सर 5 लाख रुपए ले रखा है, 5 लाख का 35% तो बहुत सारा होता है, मजे मजे आ गए हमारे। तो ऐसा नहीं है, सरकार बेवकूफ नहीं है। सरकार 5 लाख पर भी छूट अधिकतम कितनी होगी, 70,000। अगर लो अमाउंट है तो उसका तो 35%, अगर हायर अमाउंट है तो भैया 70,000, ज्यादा से ज्यादा 70,000 की छूट है, इससे ज्यादा की छूट सरकार नहीं दे पाएगी। अच्छा, जनरल वालों के लिए, सामान्य लोगों के लिए क्या होगा, जनरल मतलब सामान्य लोगों के लिए कितनी छूट है, सामान्य लोगों के लिए परियोजना लागत का 25%। कितना भाई, 25%, यानी, और या फिर अधिकतम कितना भाई, अधिकतम 50,000। आपने 1 लाख रुपए लिया, छोटी राशि ली, उस पे क्या भाई 25% छूट दे दी आपको। 25% से 1 लाख का 25% हो गया 25,000। आपको 1 लाख को 25,000 की छूट मिल जाएगी। अब सरकार बेवकूफ थोड़ी ना 5 लाख के लोन पे तुम्हें 25% की छूट दे देगी, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी ना दे देगी। ये 4 लाख रुपए लिया, 25% से आप 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी ना। सरकार ने क्या कहा, अधिकतम जो है वो 50,000 की छूट दूंगा। कितने देंगे भाई, 50,000 की छूट। अच्छा, अब जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो कहां से आया था, अभी हम आपको बताते हैं। जब पुरानी योजना 2004 में थी तो परियोजना का न्यूनतम जो था, न्यूनतम छूट कितनी थी, न्यूनतम छूट थी 50,000 और अधिकतम कितनी छूट थी 80,000। ये SC/ST वालों के लिए थी और ये जनरल वालों के लिए थी। हालांकि जनरल वालों के लिए अब भी वही है, SC/ST वालों के लिए क्या हो गई है, अब थोड़ी सी कम हो गई है। क्लियर है, नहीं न्यूनतम छूट, छूट नहीं है ये सॉरी पैसा है, छूट तो नीचे लिखा हुआ है। इस योजना में जो पैसा लागत मूल्य मिलता था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, योजना के लिए जो लागत मूल्य मिलता था, लागत मूल्य जैसे कि अभी कितना मिल रहा है अनुदान, जो पैसा मिल रहा है योजना के लिए, उद्योग के लिए, वो कितना मिल रहा है 2 लाख और अधिकतम 5 लाख। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो अधिकतम पैसा मिलता था वो कितना मिलता था 50,000
और अधिकतम कितना, न्यूनतम 50,000 मिलता था और अधिकतम जो मिलता था वो 80,000 मिलता था। जैसे कि हमने पिछली साइड में बोला था आपको, ये देखिए कि अधिकतम पैसा कितना है, व्यवसायिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 2 लाख है और सेवा के लिए जो है 5 लाख। तो पहले जब परियोजना का नाम नहीं बदला था तब परियोजना 2004 में जो परियोजना थी ये, तो उस समय जो पैसा न्यूनतम पैसा मिलता था वो 50,000 तक मिलता था और अधिकतम जो मिलता था वो 80,000। सोच लो, अब लाखों में बात हो रही है, समय बदल गया, 1000 से लाखों में आ गए। अच्छा, इस पे जैसे कि छूट मिली थी SC ST वालों के लिए 70,000 और जनरल वालों के लिए 50,000 की छूट मिली थी। उस समय इतना पैसा ही मिलता था, सोचो। तो अब छूट जो है पहले कितनी थी, SC ST वालों के लिए जो छूट थी वो 10,000 रुपए थी और जनरल वालों के लिए जो छूट थी वो 7500 रुपए थी। कितनी थी भाई, पुराने 2004 की जब स्कीम थी ये, तो ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न कि 2015 में ये पूछा था कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत छूट कितनी थी, सामान्य के लिए छूट कितनी थी, तो कितनी छूट थी भाई, 7500 रुपए। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2015 में। तो देखिए ये योजना कितनी इंपॉर्टेंट है, मनरेगा से भी आया, मनरेगा भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये अब है, अब पेपर में आ गया। अब पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में जब बनाया ये भी आ सकता है, इन बिटवीन पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये भी आ सकता है कि बताओ SC ST वालों के लिए कितनी छूट है। तो भाई ऑप्शन हो सकता है 35% या ऑप्शन हो सकता है 25%, और आपने क्या लगा दिया गलती से 25, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है, छूट के परसेंट भी याद रखने हैं और छूट का क्या रखना है याद, छूट का पैसा भी अधिकतम याद रखना है, दोनों चीज याद रखनी है। पहले ये था अधिकतम, सीधे सीधे अधिकतम दे दिया जाता था, तो ये जो है अधिकतम पूछा गया, अभी कितना पूछा गया है, सामान्य के लिए जो अधिकतम छूट कितनी थी, पहले जो पैसा मिलता था अधिकतम मिलता था 50,000, मिनिमम मिलता था 50,000 और मैक्सिमम मिलता था अधिकतम जो है 80,000 मिलता था। उसमें छूट होती थी SC ST वालों के लिए 10,000 की और जनरल वालों की 7,500 की, 7500 रुपए की। लेकिन अभी क्या है, अभी जनरल वालों के लिए कितनी छूट है, अधिकतम 50,000 और लागत का 25%। अगर मूल्य जो कम लिया है लोन तो भाई 25%, और SC ST वालों के लिए 35%, या फिर अगर मूल्य अधिक है तो, अगर पैसा अधिक लिए रखा है तो अधिकतम 70,000 की छूट मिलेगी। ये देखिए, ये डेटा याद रखना क्योंकि पेपर में यहीं से पूछा गया है पहले भी, तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे, कहीं से भी कुछ भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं योजनाओं को डीप में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है, ऊपर से पूछ लिया गया था पहले के पेपरों में। सोचो पहले इतना आसान नहीं था तो अब कितना टफ हो गया होगा। पहले ऐसे से डीप पूछा जा रहा था, अब कौन सी छूट मिलेगी तुम्हें, अब तो और डीप पूछेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी। आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन इसका आवेदन कहां होता है भाई, इसका आवेदन ब्लॉक में होता है। कहां होता है, ब्लॉक में। और किस आधार पर होता है, पहले आओ के आधार पर होता है। जैसे कि आपने पहले जो है आवेदन किया, किसी व्यक्ति ने महीने के लास्ट में आवेदन किया, तो आपको पहले मौका मिलेगा, है ना। किसको पहले मौका मिलेगा, जो पहले आया होगा, पहले जिसने आवेदन किया होगा। यहाँ पर नाम रिश्वत कुछ नहीं है, इसलिए जिसने पहले आवेदन कर दिया उसकी योजना को पहले ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। उसका जो फॉर्म वगैरह है, आवेदन का पैसा कितना चाहिए, उसको पहले मिलेगा। तो कौन सी योजना है, ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई आवेदक इस योजना के तहत, ठीक है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर योजना के तहत क्या है, रोजगार योजना के तहत क्या है भाई, जो लाभ मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलता है, ठीक है ना। अब चयन समिति में कौन होता है, इसका चयन कौन करता है भाई, ब्लॉक पे है तो भाई कौन करेगा, तो इसका जो चयन करता है वो DM साहब करते हैं डिस्ट्रिक्ट मस्जिद से। इस योजना के जो अध्यक्ष होते हैं ब्लॉक स्तर पे, है ना, क्योंकि जो भी आप आवेदन करेंगे वो उन्हीं के अंडर में जाएंगे, वो निश्चित करेंगे किसको मिलना है। आपका अगर जो भी प्रोफार्मा आपने बनाया है वो वहां दिखाते हैं और आपको उनकी योजना लगता है कि हाँ भाई आपकी योजना काम करेगी, तो आप पहले व्यक्ति हैं तो भाई आपको आवेदन में फायदा मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि पहले आए उल्टी सीधी योजना बना के ले आए हैं और जो है कि हमें पैसा दे दो, तो अगर उन्हें लगेगा सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस योजना का लाभ सभी जाति, धर्म या वर्ग के लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू है तो नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को इस योजना का लाभ सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, ठीक है। चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, जिला मजिस्ट्रेट, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता रखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेदन में किसको पहले मिलेगा, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है लाभ मिलेगा भाई, ठीक है। इस योजना का जो है, ये योजना यहाँ समाप्त होती है। आपका जो पार्ट 3 वीडियो है आज यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि जितनी भी वीडियो आपने पढ़ी है, जितने मैंने आपको पढ़ाया है, उसको नोट कर लें, पढ़ लें। आपको आज पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मिल जाएगा। और आप लोगों का जो प्यार है ऐसे ही बना रहे। सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिलेक्शन जल्दी पाएं। तो मैं जैसे आप पढ़ रहे हैं भाई, मेहनत भी मैं भी वैसे ही करूंगा, है ना। मन लगाकर आप भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। धन्यवाद।